नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केबी स्टूडियो में सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में इस चुनावी समर में चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ग्रीन डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट समर्थित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार संजू प्रिया कुशवाहा, बेगूसराय विधानसभा के प्रत्याशी। हम सर्वप्रथम इनका केबी स्टूडियो में स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आज हम इस चुनावी चर्चा में जानेंगे कि इनका बेगूसराय की विधानसभा के लिए, उनकी जनता के लिए, बेगूसराय के विकास के लिए क्या एजेंडे हैं और बिहार विधानसभा में किस तरह से इनका फ्रंट क्या योगदान कर रहा है, क्या बदलाव कर रहा है, उसका क्या भविष्य है। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके विचार जानते हैं। नमस्कार मैडम, केबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे सभी दल के लोग, सभी विचारधारा के लोग जी और किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग अपनी विचारधारा को यहाँ पर रख सकते हैं और लोगों के बीच अपनी बात को आप रख सकते हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आज हमारे इस केबी स्टूडियो में अपने विचार साझा कर रहे हैं। ऐसे तो मैम एक सफल शिक्षिका के रूप में जी सर, और एक विद्वत हम कह सकते हैं कि जो विदुषी महिला के रूप में भी आपकी एक प्रतिष्ठा है। हमारे जिला में लोग आपको सम्मान देते हैं और काफ़ी चर्चित हैं आप जी। थैंक यू सर। लेकिन साथ ही साथ अभी फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि विगत कुछ दिनों से आप राजनीति में सक्रिय हैं जी सर, और विधानसभा के प्रत्याशी, बेगूसराय विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आप जनता के सामने आए हैं। तो फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों से साझा करें। मेरा नाम संजू प्रिया कुशवाहा है और मैं डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की उम्मीदवार बेगूसराय 146 बेगूसराय विधानसभा की समर्थित उम्मीदवार हूं। और मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है और आप जनता जनार्दन के डिमांड पर, मांग पर उन्होंने बेगूसराय की समस्याओं को विधानसभा में रखने के लिए मुझे समर्थित उम्मीदवार यहाँ से बनाया है। इसके लिए मैं माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का बहुत बहुत कोटि कोटि उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक की कोशिश होगी कि अगर मेरी पार्टी या मैं यहाँ से जीतकर आप लोगों का आशीर्वाद पाकर मैं अगर बेगूसराय विधानसभा से मैं लीड करती हूँ विधानसभा तक, मैं अपनी जितनी भी समस्याएं, जन समस्याएं हैं, शोषित दल पीड़ित, शोषित पीड़ित जितनी भी आबादी है, सभी लोगों की आम जन की जो समस्याएं हैं उस सारे समस्याओं को लेकर मैं विधानसभा में उनकी आवाज़ बनकर, उनकी पहचान बनकर मैं उनकी आवाज़ को वहाँ बुलंद करूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा भी करता हूँ और बहुत सारी शुभकामना भी हमारे केबी स्टूडियो की ओर से कि आप हमारे बेगूसराय की आवाज़ बने। शोषित पीड़ित की बात की, जनता की बात की, जनता की आवाज़, चूँकि जनता जनार्दन जिसे चाहेगी सिंहासन शासन उसी को मिलेगा। हम आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि एक महिला का, आप देखते हैं कि जो हमारा जो समाज है, रूढ़िवादी समाज, जहाँ पर महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद आप एक सफल शिक्षिका के रूप में अपने आप को स्थापित की और बाद में आज राजनीति में भी आप सक्रिय हैं। तो इसकी प्रेरणा या अपने शुरुआती जीवन संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें। शुरुआती जीवन संघर्ष में जैसे कि मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। जी बहुत कम है, बहुत कम है, बिल्कुल मतलब नगण्य है। तो मुझे लगा कि वहाँ पे महिलाओं की जो समस्याएं हैं तो उसको पहुँचाने के लिए वहाँ पे कमी है और महिलाओं के लिए जो अधिकार की बात होनी चाहिए वो वहाँ नहीं हो पाता है। तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी दे सकूं ताकि आगे अगर मुझे मौका मिलता है, मैं आगे बढ़ती हूं तो महिलाओं के अधिकार के लिए अगर आवाज़ उठानी पड़े, लड़ना पड़े उसके लिए तो मैं लड़ूंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे ससुर जी जो थे काफ़ी क्रांतिकारी पुरुष, मतलब आज़ादी की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी। तो जिस तरह से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, जिस तरह की उनकी छवि थी, मैं उनको देखती थी कि वो हमेशा ही जन समस्याओं को लेकर के काफ़ी अग्रसर रहते थे। मैडम उनका हम चाहेंगे उनका नाम आप दर्शकों से साझा करें। उनका नाम श्री देवराम महतो जी थे, है ना। और बगल के गांव यही रजौड़ा छपकी की मैं निवासी हूँ, मैं ससुराल है। तो काफ़ी मैं उनसे प्रेरित होकर के ही
मैं राजनीति की ओर मैं अग्रसर हुई, मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपने बिल्कुल बात कहा कि जो आपके जो ससुर जी थे स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय रहे, देश की आज़ादी में उनका योगदान रहा। हमारे क्यू स्टूडियो की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि नमन करता है ये स्टूडियो आप। उन्होंने जो सपना देखा था कि जिस आज़ाद भारत का सपना जहाँ पर सबका साथ सबका विकास होगा, सबके लिए अवसर होंगे, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, क्या लगता है आपको आज हमारे देश में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये बहुत तरह की समस्याएं, जन समस्याएं जो हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं लोगों को, आम जनमानस को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जब चुनाव का समय आता है, पब्लिक को जब अच्छे प्रतिनिधि चुनने की बारी आती है, ये लोकतंत्र है और सबको संवैधानिक अधिकार मत देने का मिला हुआ है, तो जितने भी आम जनता जनार्दन है, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब इस तरह का जब चुनाव का समय आता है, आप कृपया जात पात धर्म हर चीज़ से उठकर एक पढ़े लिखे प्रत्याशी, एक सभ्य, अनुशासित और आपकी आवाज़ को जो सदन में बुलंद कर सके, आपकी समस्याओं को जो डेस्क एकदम बजा करके आपकी समस्याओं को जो वहाँ रख सके, हाँ बिल्कुल, उस तरह के प्रतिनिधि को चुनने की ज़रूरत है। और जब ये चुनाव आता है, छोटे छोटे लोग प्रलोभन में कहीं न कहीं आम जनता आ जाती है, वो जागरूक नहीं हो पाती है, अपनी समस्याओं से बिल्कुल अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं हो पाती है कि हमें क्या करना चाहिए। इस कंडीशन में अच्छे प्रतिनिधि को आप नहीं ला पाते हैं, अच्छे प्रतिनिधि को आप नहीं ला पाएंगे तो आपका जो जिला है, आपका विधानसभा पिछड़ा रह जाएगा, लोकसभा पिछड़ा रह जाएगा। इस कंडीशन में आपका जिला पिछड़ा रहेगा, राज्य पिछड़ा रहेगा और इस तरह से पिछड़ते पिछड़ते देश पिछड़ जाता है। तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले अपना प्रतिनिधि, बहुत अच्छे प्रतिनिधि को आप चुने जो आपकी आवाज़ आपकी हक की लड़ाई, आपकी संवेदना को समझ सके, आप क्या चाहते हैं, जनता की भावनाओं का सम्मान, बिल्कुल बिल्कुल आपके भावनाओं का जो सम्मान करे। एक प्रश्न लेना चाहेंगे सुप्रिया जी आपसे हम कि जो महिलाएं जी मतलब जो महिलाएं आप सुन रही खास करके, क्योंकि आज जो देख रहे हैं देश में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, अलग अलग तरह का, चाहे वो यौन उत्पीड़न हो या जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर परिताड़ित हो, तो कहने का मेरा ये है कि आधी आबादी का हर कोई, जिसकी भी सरकार बने, सरकार किसी की भी हो, मैं किसी पार्टी, खास पार्टी का उल्लेख नहीं करना चाहता, मैं बात करूं राजस्थान की या मैं फिर बात करूं उत्तर प्रदेश की या बिहार, हर जगह ये लगभग 2 दिन पहले का बिहार का घटना भी आपने देखा ही होगा। मेरा ये कहना है कि इस आधी आबादी के साथ ये प्रताड़ना क्यों आखिर ये पूछता है, या हमारे स्टूडियो से पूछना चाहेंगे कि हमारे देश में जिसे देवी कहा जाता है, जिनको पूजा जाता है, फिर ये सामूहिक बलात्कार जैसी, फिर उनको यौन उत्पीड़न जैसी, साथ साथ उनको हिंसक, उनके ऊपर जो घरेलू हिंसा, इसका शिकार वो कब तक होती रहेंगी, कब तक, यह हम यहाँ से जानना चाहेंगे आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि महिला प्रतिनिधि के रूप में आप हमारे सामने हैं। जी सर, जब तक महिलाएं राजनीति में, प्रशासन में, प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए, जब तक अपनी उसकी महिलाओं, अपनी बहनों की आवाज़ को लेकर के वहाँ कोई बुलंद करने वाला नहीं होगा, उसकी मांग को रखने वाला नहीं होगा, उसकी संवेदनाओं को कोई दर्शाने वाला नहीं होगा, तब तक ये समस्याएं होती रहेगी और इससे कोई अकेली महिला नहीं रह सकती है। इसके लिए पूरे जो आधी आबादी जो है, सबको मिलकर इसके साथ आना पड़ेगा। जब तक सब मिलके नहीं आएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा समाज जो है पुरुष और स्त्री आधारित समाज है, बिल्कुल सामंजस्य होना चाहिए। रथ के दो पहिए, हाँ बिल्कुल, अगर उसमें से एक छोटा हो जाए, एक डैमेज हो जाए, तो हमारा समाज रूपी, हमारा समाज नहीं बढ़ सकता है, हमारा समाज नहीं बढ़ सकता है। तो इस चीज के लिए जब तक आप समान अधिकार महिलाओं को नहीं देते हैं, तब तक आप एक स्वस्थ भारत की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, स्वस्थ बिहार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब तक महिला वहां पे कोई पहुंचकर उनकी आवाज को बुलंद, उनके हक की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगी, क्योंकि एक बलात्कार होता है तो उसको, उसकी आवाज को, राजनीतिकरण हो रहा है, हाँ बिल्कुल उस पर राजनीति होने लगती है। उसको जो न्याय मिलना चाहिए, जाति में, धर्मों में बांट के देखा जाने लगता है, बिल्कुल धर्मों में बांट के देखा जाने लगता है कि उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और बिल्कुल उसको पॉलिटिकल, उसको सारा कहीं ना कहीं ये चश्मा उतारना होगा, ये जाति का, धर्म का जो चश्मा लगा है, बिल्कुल जाति धर्म का ये चश्मा उतारिए, उसको बस एक पीड़िता के रूप में देखिए, ये मत देखिए कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, कौन सी कास्ट के हैं, क्या है। सुप्रिया जी, जो भी, चूंकि आज मैं आपसे ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज एक सफल, क्योंकि आपने अपने आप को स्थापित किया है,
आज भी इस बात को मैं मानता हूं कि आज भी महिलाओं के प्रति जो हमारी सोच है, पुरुष प्रधान समाज की जो सोच है, कहीं ना कहीं बदलाव हुए हैं, लेकिन जितना बदलाव होना चाहिए आज वो बदलाव सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी इस विषम परिस्थिति से लड़कर टकराकर संघर्ष करते हुए आज इस केबी स्टूडियो में आप हमारे साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है एक महिला प्रत्याशी के रूप में आज चुनाव में आप हैं, क्योंकि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है और इसकी जो है प्रतिशत बढ़नी चाहिए, तो हमारे सफल लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता है। जो महिला यहाँ से सुन पा रही है उनको मोटिवेट करते हुए, उनको प्रेरित करते हुए, जो भी लड़की हो, हमारी माँ बहन बेटी जो भी है समाज की, उनको आप मोटिवेट करते हैं, चूंकि आज आप एक सफल नारी हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट कीजिएगा? मैं सभी बहनों से, बच्चियों से खासकर मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले शिक्षित बने। जब तक आप एजुकेशन नहीं लीजिएगा, जब तक आप एजुकेटेड नहीं होते हैं, जब तक हमारी माता बहनें जब तक शिक्षित नहीं होगी, अपने अधिकार को नहीं समझ पाएंगे। जब आप अपने अधिकार को समझ नहीं पाएंगे तो आप उसके लड़ नहीं पाएंगे। तो जब आप अधिकार के लिए लड़ना है तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए संघर्ष करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूरे बिहार में एक पहली ऐसी, पूरे देश में कह सकती हूँ कि ऐसी पार्टी है जिन्होंने शिक्षा को लेकर के हमेशा काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जब राज्यसभा में भी, जब लोकसभा में भी सरकार में रहते हुए जब कुछ खराब व्यवस्था होती थी शिक्षा में, शिक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। शिक्षा की बात आपने की जी, हमारा बिहार विश्व का गुरु होता था, क्योंकि देश का गुरु हम मानते हैं अपने भारत में बिहार को विश्व के गुरु के रूप में भारत को जाना जाता रहा। और उसमें भी बिहार नालंदा का जो विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व को ज्ञान देता रहा। गौतम बुद्ध और जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषिभदेव के फिर बाद में हमारे महावीर यहीं से हुए। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जिसने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया, आज वही बिहार विश्व भारत में खास करके शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही पीछे है, सबसे पीछे कहेंगे, अंतिम स्थान पे है। क्या कारण है इसके? क्योंकि आप अभी आप हाल फिलहाल जो प्रत्याशी का जो लिस्ट अगर आप देख लीजिएगा, दूसरी पार्टी की जितने भी प्रतिद्वंदी पार्टियां जो हैं, उनके पार्टी का आप लिस्ट देख लीजिए, उसमें कितने % लोग एजुकेटेड हैं। अभी के हालात ये हैं कि कल ही परसों मैंने पेपर में देखा है कि बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो 4वीं पास है, 5वीं पास है, 8वीं पास है, जिनका शिक्षा का स्तर खुद हो। बल्कि अभी तो ऐसे भी मुख्यमंत्री के रेस में लोग लगे हुए हैं जो खुद 9वीं पास हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आप उनको सीएम बनाएंगे जो खुद 9वीं पास है, 9वीं फेल हैं, वो ऐसे लोग समाज को किस दिशा में ले जाएंगे? वो उनके लिए एजुकेशन मतलब क्या? जब आप खुद हाईली एजुकेटेड नहीं हैं तो वो व्यक्ति कैसे हायर एजुकेशन, कैसे उच्च शिक्षा की बात करेगा, कैसे शिक्षा की बात करेगा समाज में, देश में, कैसे राज्य में बात होगी? इसका तो ये है ना कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जो राजनीति में जैसे हर चीज के लिए एक योग्यता निर्धारण है, कहीं ना कहीं राजनीति के लिए भी एक योग्यता निर्धारित हो। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि पहले लोग कम पढ़े लिखे हुए होते थे, समझदार होते थे। क्योंकि जब इसका तर्क दिया जाता है तो अलग अलग पार्टी के नेता ये तर्क देते हैं कि जरूरी नहीं है कि देश चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, हमारे पास नीति होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने बात कहा कि अगर आप पढ़े लिखे लोग हमारे अगर प्रजा सेवक बनते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम एक जानना चाहेंगे आपसे, एक प्रश्न लेना चाहेंगे कि जो आपका ये थर्ड फ्रंट जो बना है, इसके बारे में बताएं कि इनमें कौन कौन सी पार्टियां हैं और उनका क्या एजेंडा है, किस रूप में ये जनता के सामने विकल्प बनकर आ रही है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि 15 साल से जो सरकार चल रही है, 15 साल से बदहाली की व्यवस्था में जी रही है। बिल्कुल, आप बेगूसराय को ही ले लीजिए, पूरा नगर निगम अभी डूबा हुआ है, छुपी हुई बात नहीं है। मैं जिस रास्ते से मैं घूम के आई हूँ उस रास्ते की बदहाली बताती है, उस रास्ते, उस मार्ग का बदहाली बता रहा था कि हमारे बेगूसराय में कितना डेवलपमेंट हुआ है। वो पता, और वही यही पूरी जो स्थिति है हमारे बिहार की रही है। आप एजुकेशन को ही लीजिए ना, देखिए जो बच्चा आज से 15 साल पहले पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ वो आज 15 वर्ष का हो गया होगा। जो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जो 15 साल तक उसके साथ जो चला, बच्चा 3 साल का हुआ, पढ़ना स्टार्ट किया, अभी वो बच्चा जो पैदा हुआ होगा पहले, वो अभी 12 का स्टूडेंट होगा, शायद ग्रेजुएशन में चला गया होगा। अभी उसकी स्थिति यह है, सरकारी विद्यालय के बच्चों को पूछिए, मैक्सिमम बच्चा, मैं नहीं कहती हूँ सारे बच्चे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 1 से 20 तक की गिनती का अगर आप उसको स्पेलिंग पूछिएगा ना, वो नहीं बता पाएगा।
उसको आप 1 से 20 तक के पाढ़ा का कोई लेटर पूछिए, वो नहीं बताएगा। एजुकेशन की हमारी ये हालत अब हो चुकी है। एजुकेशन को लीजिए, आप दवाई को, कमाई को लीजिए, बेरोजगारी की व्यवस्था देखिए, युवा पढ़ाई लिखाई करके बैठे हुए हैं, सब तरफ बेरोजगारी का आलम है। समस्याएं हैं, इसमें कोई हमारी जन समस्याएं हैं। मेरा ये कहना है कि आपकी पार्टी विकल्प के रूप में बिहार में आना चाहती है, तो आपकी अपनी पार्टी का क्या एजेंडा है और आपकी पार्टी के कौन कौन से घटक दल हैं, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। सबसे पहला एजेंडा है हमारे पार्टी का कि जब हम सत्ता में आएंगे, हमारी पार्टी जब सरकार का हिस्सा बनेगी, सबसे पहला काम हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे। ये जो 15 साल में हमारे नवनिहाल जिनका भविष्य बिल्कुल गर्त में चला गया है, बिल्कुल अंधकार है चारों ओर की, बच्चा क्या करेगा नहीं करेगा। मतलब एक तरफ आप नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त बिहार आप कह रहे हैं, चोरी चुपके छोटे छोटे बच्चे आज नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं। क्या उसके तरफ ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए सरकार का? जिस बच्चे को आज स्कूल में होना चाहिए, वो बच्चे आज शराब की लत में, दारू की मतलब नशे की लत में कहीं अपने करियर को खराब कर रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है। हाँ, जीवन उनका बर्बाद हो रहा है। क्या उनके तरफ उनको जागरूक नहीं होना चाहिए? जी जी। तो इस तरह सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को उसको सही करेंगे। सबसे पहले हमारा बच्चा, हमारे बिहार के बच्चे अपना एजुकेशन कैसे अच्छे से कंप्लीट कर पाएं सबसे। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एक स्लोगन भी है, हमारा नारा दिया है हमारे पार्टी ने कि बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा सुधार। इस बार जब जनता बटन दबाएगी, जिस समय आप ईवीएम का बटन दबाने के लिए जा रहे हैं, बटन दबाने के समय एक बार सोचने की जरूरत है। मैं आम जनता, शोषित पीड़ित सभी जनता, मैं सभी जनता जनार्दन से मैं कहना चाहती हूं, एक बार जरूर सोचने की जरूरत है कि आपके बच्चे की एजुकेशन की हालत क्या है। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वहां का प्रशासनिक पदाधिकारी, कोई भी ऑफिसर्स क्लास, कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति, क्या उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को एग्री है? जिस सिस्टम को आपने बनाया हुआ है, जिस सिस्टम को आपने स्कूल में डेवलप किया है, जो गर्त में आपने शिक्षा को भेजा है, उसमें तो निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। बल्कि ये सबसे बड़ी बात है कि उस स्कूल के जो टीचर होते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट किसी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जिनकी औकात अगर 100 रुपए महीने देने की भी है ना, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उस सरकारी विद्यालय में नहीं भेजते हैं। क्यों? क्या दिल्ली हमारे भारत का हिस्सा नहीं है? वहां आप देख लीजिए सरकार का, हाँ बिल्कुल सरकारी विद्यालय की स्थिति देखिए। सुप्रिया जी, एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि जो आपकी उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत दिनों तक सरकार में रहे, सरकार के अलायंस में उनकी सरकार, जो भी एनडीए गठबंधन है सरकार, उसमें रहा, उसका एक हिस्सा रहे, लेकिन कतिपय किसी कारणों से आज वो अलग होकर उनका अपना एक फ्रंट बनाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो विधानसभा में क्या इसका क्या भविष्य रहेगा? आपकी पार्टी का जो आने वाला समय है उसमें कहाँ देखते हैं अपनी पार्टी को? जैसा कि आप बताया मैंने कि हमारी पार्टी का एजेंडा एजुकेशन को लेकर के है। अगर आप जरा सोचिए, आज एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, हर एक ग्रामीण को चाहिए, हर एक लोगों को चाहिए, हर एक जनता को चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो ऐसे तो आप जानते हैं कि मैं वहीं पे आ रही हूँ। तो ये जो चाहत है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, तो इसके लिए तो हर कोई समर्थन देगा। जी बिल्कुल। और इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि हमारे पार्टी का, हमारे गठबंधन का भविष्य जो है वो काफी उज्जवल है, क्योंकि हम लोग पहले शिक्षा को लेकर काम करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर काम करेंगे, जो जिस तरह से नशा मुक्त बिहार बनाने की होड़ में हम लोग सबसे पहले है कि नशा मुक्त हम लोग बिहार बना सके, बच्चों का करियर संवारने की बात होगी। फिर आज के नौजवान युवा पीढ़ी जो पढ़ाई लिखाई करके छोटा मोटा रोजगार करें, उनको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, हाँ बिल्कुल, तो उनको रोजगार देने की बात होगी। तो जब ये सारी चीजें आम पब्लिक को जब मिलेंगी, तो जरूर उनका आशीर्वाद हमारे गठबंधन को, हाँ हमारे पार्टी को जरूर उनका आशीर्वाद मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हम अच्छी स्थिति में आएंगे और एक अच्छा मैसेज हम अपने बिहार को दे पाएंगे और अच्छी सरकार दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेगूसराय के विकास के संदर्भ में हम जानना चाहेंगे कि जो बेगूसराय श्री कृष्ण बाबू के समय जो बेगूसराय था, जो इसका जो एक अपना औद्योगिक विकास था, एक हमारा जो प्रतिष्ठा थी, आज शायद हम उस स्थान पे अपने आप को नहीं रख सकते हैं। क्या लगता है आपको कि बेगूसराय के विकास के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? कैसे हमारा बेगूसराय फिर से बदले और सुंदर बेगूसराय बने? देखिए,
आप जैसे कि देख रहे हैं कि आप नगर निगम में, हमारा बेगूसराय जो है नगर निगम में की आप स्थिति देखिए, जगह जगह सीवेज बढ़ा हुआ है, जगह जगह पानी का मतलब जब बारिश थोड़ी सी 4 बूंद अगर बारिश होती है पूरा नगर निगम पूरा नाला भर जाता है, उसमें आम जन चलने लायक की स्थिति नहीं होती है। सबसे पहले तो इस तरह की जो समस्याएं हैं सबसे पहले इसको दूर करना पड़ेगा, ताकि कम से कम जो हमारे समाज के लोग हैं, छोटे मोटे रोजगार से जुड़े हुए हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कम से कम वो स्कूल जाने की स्थिति में हो। वो पानी में उस तरह से, वो नाला का पानी रोड पे लगा हुआ है, उस कंडीशन में अब कैसे कोई चल के जाएगा। एक मुद्दा हुआ। हाँ, एक मुद्दा ये हुआ। दूसरा है कि एजुकेशन सिस्टम, जिस तरह से हमारे बेगूसराय में बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम लोग काम करेंगे और बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि आप पढ़ाई लिखाई में, मतलब उसके लिए अगर कोई कार्यक्रम चलाना पड़े, उसके जागरूकता के लिए कोई कार्यक्रम चलाना पड़े, तो सबसे पहल हमारा होगा कि एजुकेशन सिस्टम सुधारना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है। यहाँ पे सदर अस्पताल की आप स्थिति देख लीजिए, आप सदर अस्पताल की स्थिति आप देख लीजिए, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुधारेंगे। अभी कोविड का टाइम में, अभी जैसे कोरोना पूरे देश में फैला हुआ था, हाँ बिल्कुल, महामारी के वैश्विक महामारी के रूप में हम लोग और सबों ने संघर्ष किया और अभी भी कर ही रहे हैं, तो उनके लिए जो उनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जनता पे बहुत ज्यादा पड़ा है, बहुत ज्यादा उनका रोजगार खत्म हो गया। और जिस तरह से पलायन हुआ बाहर में, पहले ऐसा लगता था कि हमारा समृद्ध बिहार है, लोगों बहुत मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हम लोगों ने दावा लोगों ने किया कि हमारा समृद्ध बिहार है, लेकिन जब इस तरह का पलायन, हाँ वही काम मिलेगा, उनको सारी सुविधाएं दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब वहां से दूसरे राज्यों से जब पलायन शुरू हुआ, तो उस पलायन को आप देख के आप बता सकते हैं कि हमारे बिहार में कितनी बेरोजगारी की समस्या है, और जो पैदल पैर में छाला लेकर के हजार किलोमीटर पैदल छोटे छोटे बच्चे चल गए, कितने लोगों की जान चली गई। तो उस तरह से किसी तरह से वो हमारे यहाँ पे अपने वापसी घर को करते हैं और सोचते हैं कि कहीं यहीं पे हमारा कोई रोजगार हो जाए तो हमें उस राज्य में वापस नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं हुई। कुछ महीनों के बाद ही, कुछ महीनों में ही जो सरकार की खोखले जो दावे हैं, वो सारे दावों का पर्दाफाश हो गया, और फिर से जो जितने भी पलायन करके जो मजदूर भाई हमारे आए थे, वापस से जहां से उनको बिल्कुल बेइज्जत करके उनको निकाल दिया गया था कि आप अपने बिहार चले जाए, जहां से आप हैं वहीं से चले जाए। उनको जबरदस्ती वहां से निकाला गया था। कई लोगों का तो रूम मतलब जबरदस्ती खाली करवा करके कि नहीं, आप कोरोना हो गया है, आपको यहाँ नहीं रहना है। हाँ बिल्कुल, पैदल चल के आए थे, हजारों किलोमीटर चल के पैदल आए थे। बिल्कुल, जिन्होंने कसम खा ली थी कि अब बिहार जाएंगे, मुड़ के नहीं देखेंगे आपके तरफ कि हाँ मैं आऊंगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी का बदहाली का जो आलम है, इस बदहाली के आलम में वो हमारे मजदूर भाई फिर से मजबूर होते हैं और फिर से वो निकल के अपने बीबी बच्चा को उस कंडीशन में बीमार अवस्था में, हाँ बिल्कुल उनको बदहाली में छोड़ करके वापस वो पलायन की ओर करते हैं। तो इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं कि हमने एक समृद्ध बिहार की निर्माण किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आप बहुमत में नहीं आते हैं जी, क्योंकि अगर आपकी पार्टी कुछ सीटें लेती हैं, एक कह सकते हैं कि किसी ना किसी पार्टी को बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिलते दिख नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं जब भी सरकार बनेगी तो कई दलों को मिला के बनेगी, चाहे महागठबंधन की मिले बने या एनडीए का बने या जिसकी भी बने, तो आपका उस समय किसकी ओर झुकाव होगा आपकी पार्टी का? ये अभी तय करने का तो समय नहीं है। इसके लिए जो भी हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी आदेश होगा, हम लोग सब दिन पालन किए हैं, आगे भी पालन करेंगे, और आगे की परिस्थिति क्या होगी वो तो समय बताएगा। वो कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि मैं समय पे छोड़ दूं। वो वक्त निर्णय कर लेगा। अच्छा संजू प्रिया जी, हम चाहेंगे कि जो दर्शक आपको यहाँ सुन पा रहे हैं, जी। आप बेगूसराय के जो मतदाता भी आपको सुन पा रहे हैं, खास करके क्योंकि मतदाता ही हमारे सर्वोसर्वा हैं, वो जिसे चाहेंगे, जिसे चुनेंगे वही चुनकर आएगा। तो आप उन तमाम मतदाता भाई बहनों से, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि ऐसा जनता जनार्दन जितने भी यशस्वी 146 बेगूसराय विधानसभा के यशस्वी जितने भी जनता जनार्दन हमारे हैं, हमको जो देख पा रहे हैं, भी सुन पा रहे हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगी कि इस तरह का मौका शायद बार बार नहीं आता है। मैं बेटी आपकी हूँ, मैं आपकी बहू हूँ इस बेगूसराय की, और मैंने इस बेगूसराय की बदहाली को, आलम को एक आम पब्लिक के तौर पे भी मैंने झेला है, मैंने देखा है, मैंने इसकी बदहाली को हमने जिया है। तो आज मैं कहना चाहूँगी कि मैं आपके सामने हूँ, और
अपना कीमती वोट दे करके जब तक आप हमें ताकत नहीं देंगे, मैं आपकी आवाज़ को मैं वहाँ बुलंद नहीं कर पाऊंगी। जितने भी तमाम शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जितने भी दल, जात पात, धर्म, संप्रदाय, सब चीज़ से उठकर अपना कीमती मत दे करके हमें विजय बनावे, ताकि हम आपकी आवाज़ को बड़ी बुलंदी के साथ, आपकी समस्याओं को बड़ी बुलंदी के साथ, और जितनी भी आपकी आज्ञा होगी उस सारे चीज़ों को लेकर के मैं सदन में जा सकूं और अपने आपकी बात को प्राथमिकता के तौर पे आपको रख सकूं। आपकी ये आदेशपाल बेटी आपके आदेश का पालन हमेशा करेगी। जिस तरह से एक आदेशपाल अपने आदेश का पालन करता है, उस तरह से ही ये बहू आपकी बीच में हमेशा आदेशपाल के तौर पे रहेगी। आपका जनता जनार्दन का जो आदेश होगा मैंने पालन किया है, आगे भी मैं हमेशा पालन करती रहूँगी। और मैं सबको बताना चाहूँगी कि इससे पहले जब हमारे सांसद महोदय स्वर्गीय माननीय श्री भोला बाबू जी थे, तो उस समय मुझे उन्होंने अनुश्रवण समिति, हाँ, दिशा डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का मुझे महिला सदस्य के तौर पे उन्होंने मुझे मनोनीत किया था, जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। उनका सानिध्य, उनका प्रेम, मुझे उनका स्नेह उनको बहुत मुझे मिला है, उनका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला। इतने बड़े जिला में इतनी महिलाओं के, इतने नेत्रियों के बीच में उन्होंने मुझे एक महिला से मुझे चुना था। उसके लिए मैं आज हमारे बीच नहीं है माननीय भोला बाबू, लेकिन मैं उनको कोटि कोटि मैं प्रणाम, उनको श्रद्धांजलि करती हूँ कि उन्होंने जो मुझे स्थान दिया, अपनी बेटी को जो उन्होंने स्थान दिया, मैं उसके लिए हमेशा उनकी आभारी हूँ, हमेशा आभारी रहूँगी, क्योंकि आपने जो सम्मान हमें दिया मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। सुप्रिया जी, जहाँ से आप अपने विचार रख रहे हैं, केवी स्टूडियो रोशन सर ने इसे बनाया है और यहाँ से ये विचार आम जनमानस तक फैल रहा है, इसके लिए हम चाहेंगे कि इसका मार्गदर्शन करें। काफ़ी अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। जिस तरह से रोशन सर ने प्लेटफॉर्म हम मुझ जैसे प्रत्याशी को या आम जनता को जिस तरह से उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि ताकि हमें अपनी बात को यहाँ पे रख सकी, तो ये काफ़ी अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है। और आप लोग को मैं शुभकामना देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप आम जनमानस के सेलिब्रिटीज़ के भावनाओं को सभी तरफ पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया में डाल के उनको आप फेमस करने का काम कर रहे हैं, उनको एक फेस बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी पहल है। और सुझाव के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पे गेस्ट को जो टाइम आप लोग देते हैं, तो उस टाइम का थोड़ा सा मतलब पाबंद होना चाहिए का समय, चूँकि मूल्यवान है, है ना, समय मूल्यवान है, तो उसका ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने सुंदर विचार यहाँ से साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर।